जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए खोटा काठे पैदे खंडी के 15वीं कविता पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और आज हम लोग जिस कविता को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सप्टल साड़ा। सप्टल साड़ा, सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है वो हम समझा दें आपको। तो सप्टल साड़ा, इसका अर्थ होता है सप्टा, मतलब होता है दबा हुआ या सिकुड़ा हुआ, है ना, दबी हुई। किस रूप में दबा हुआ यहाँ पे, यानी जब कोई एक सामने वाला शोषण अत्याचारी जैसा लोग होता है तो वहाँ पे नीचे तबके के लोग होते हैं वो दबे हुए लोग होते हैं, है ना। तो उसी तरह से बोलते हैं सप्टल, मतलब कहीं पे दबा हुआ। और साड़ा का अर्थ होता है, खोटा पे साड़ा का अर्थ होता है आवाज़, यानी दबी हुई आवाज़ इस शीर्षक का अर्थ है। क्लियर हो गया। तो अगर पूछा जाए कि इस शीर्षक का अर्थ क्या है तो सप्टल साड़ा का तो दबी हुई आवाज़। अब है कि खोटा काठे पैदे खंडी, इस कविता को लिखा किसने, तो ए.के. झा जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। कब लिखा गया, तो इसका रचना काल जो वो 1983 को माना जाता है ना। तो याद रखेंगे 1983 में इसका जो वो रचना है किया गया है। चलिए अब हम लोग एक एक करके सारी कविता को समझते हैं, उसके बाद में आगे हम लोग पूरे कविता को समझने वाले हैं। मूल रूप से अगर बात करें इस कविता में है क्या, तो झारखंड के जो मूलवासी, जो जिसको बोनतुरिया भी कहा जाता है ना, मूलवासी जो जंगल झाड़ में रहने वाले लोग हैं, और साथ ही साथ में जो झारखंड के मूलवासी हैं उनका कह सकते हैं कि किस प्रकार से जो भी भोले भाले किस्म के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, वो खुल करके अपने ऊपर में हो रहे शोषण अत्याचार का भी खुल करके विरोध भी नहीं कर पाते हैं। उसी के ऊपर में इस कविता को जो वो लिखा गया है। तो आइए थोड़ा सा इस कविता पे हम लोग नज़र डालते हैं, उसके बाद में अंत में हम लोग प्रश्नों पे नज़र डालेंगे। यहाँ बोलते हैं कि भोला भाला भोरल भुइये जिंदगी डाहर गोड़ा है, टुंगरिक गोड़ बोनेक शोभा सुपट सुठाव बोन घरा है। कि भोला भाला भोरल भुइये, कि एगो बुनतुरिया लोग यहाँ पे अपन बारे में कहो है कि भोला भाला सीधा लोग एक संग प्राकृतिक सुंदर से भरल ई टुंगरिक धारे, है ना, इस जंगल पहाड़ में टुंगरिक गोड़ बोनेक शोभा, ये सब जे लगे वो बोनेक शोभा सुपट सुठाव बोन घरा है। और यहाँ पे जो सुपट ठावे मतलब सुंदर सुंदर जगह है ना, यही हमारा क्या है, जन्म स्थान है। तो एक जंगल का व्यक्ति जो कह सकते हैं कि जिसको यहाँ पे बोनतुरिया शब्द का प्रयोग किया गया है, बोनतुरिया यानी जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं उसको कहा गया है। गांव देहात में जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, तो वही बोलते हैं कि हम यहाँ के लोग जो है सीधे साधे लोग हैं, जो कि प्रकृति के सुंदरता में, है ना, प्रकृति के सुंदरता से भरे हुए इस बीचों बीच लोग जो वो वास करते हैं। और वहीं पे सुंदर इस स्थान में हम लोगों का जो वो जन्म स्थान है। हमर पास धायरेक सभिन सोझा माठा लोक लागत, गरु नियर टकुआ नियर सोझ सैर सरजमीन सरगत। बोलते कि हमर पास धारेक मतलब आसपास, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो सभी क्या है कि सीधे साधे लोग हैं, है ना। गरु नियर नहीं बोलते कि एकदम गरु तो मतलब गाय तरी सीधा है, तो सीधे साधे लोग हैं। सोझ सैर सरजमीन सरगत, सोझ सैर सरजमीन मतलब हामिन कर पास एक जेवी जमीन है, सैर सपाट है ना, सोझ सैर सरजमीन सरगत। और सरगत मतलब आपको तो पता ही है क्या होता है। दरअसल यहाँ पे सोझ सैर सरजमीन सरगत, ये जो लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे पंक्ति में कह सकते हैं कि वर्णों की आवृत्ति आपको दिख रहा होगा। और जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होता है तो अलंकार में आपने एक अलंकार पढ़ा होगा, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में आपने पढ़ा होगा कि जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार का उपयोग होता है। तो ये अनुप्रास अलंकार का ही एक लाइन है, और ए.के. झा जी की रचना है तो कुछ भी असंभव नहीं है, उनकी रचनाओं में हर चीज संभव है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलते कि खोट पाक से चिन्हा नाय, जाहत ठकल बोका बनमल, ओखनी कपार कुटा है, लीक ले लुती ले हाथी भेल। केव केव बोड़ पयु पदो पहला, केव केव बोड़ पदो पहला, है ना, बोड़ पदो पहला ठाव ठेना खामनी खिया,
मैतुक ताव तैसनो कटियो जुगुत जिगिस्ता कहाँ भेलक। बोते खोट पाक से चिन्हा नाय जाहत ठकल बौका बनवल। कि यहाँ के लोग जो वो छल कपट से, प्रपंच से, इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहते हैं। उनको ज़्यादा लंद फंद से मतलब नहीं होता है, वो अपना काम से मतलब रखते हैं और वो अपना सुखी जीवन जो भी है उसी में से खुश होकर के वो अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। यही कारण है कि उन लोगों को ठगा जाता है, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। बौका मतलब हो गया बेवकूफ़, इसीलिए उनको जो मूर्ख बनाया जाता है। औखिन के छलवैया लोग लूटी से हाथी ऐसन हो जात बड़ हो जात। यानी उनको जो ठगने वाले लोग हैं आज ऐसा देखने, औखरी कपार कुटा है। औखनी कपार मतलब जो गरीब होते हैं उनका सर कुटा है, यानी उन लोग जो वो परेशान होते हैं उन लोगों को शोषित किया जाता है। और जो शोषण करने वाले व्यक्ति होते हैं वो लूटी से हाथी जैसा हो जाते हैं। यानी जो पहले छोटे मोटे लोग होते हैं वो बड़े बड़े लोग बन जाते हैं, समृद्ध लोग हो जाते हैं इनको ठग करके। केव केव बोड़ पदों पहला, कि कहते हैं कि कुछ कुछ व्यक्ति तो बड़े बड़े पद भी पा लेते हैं। ठाव ठैना खामनी खियाक, कि हम लोगों के यहाँ का जो भी व्यक्ति है कुछ तो कह सकते हैं कि बड़े बड़े पदों पर भी पहुँच चुके हैं। मैतुक ताऊ तैसन कटियो, लेकिन ताऊ तैसन कटियो मतलब थोड़ा सा भी नहीं। जुगुत जिगिस्ता कहाँ भेलक, कि लेकिन किसी तरह का भी, कितनों भी वो अपने लोग भी कुछ बड़े पदों पर पहुंच गए, लेकिन फिर भी वो किसी भी विकास के लिए कोई भी उपाय यहाँ पे नहीं किए उन्होंने। वो भी अगर किसी बड़े पद पर गए तो वो भी अपना भर करके वो अपना निकलते बन गए। आगे बोलते हैं कि हामिन सामान्य लोक लागी, हामिन सामान्य लोक लागी, खोर खोर पड़वल भूए, जकर से खोरठा नाम एगो भाषा हामनिक ई ठीनेक। सोचा ही सीख साइक के करब काम चेठा करावेक, सूतल बाप भाई बहन के माय के मेंदमेंदी से ले उठावेक, उठेक डूबेक फैर फरनाए आगू बाटे अगुआएक। कहते कि हम लोग जो वो सामान्य लोग हैं, हम लोग कोई बड़े लोग नहीं, हम लोग तो सामान्य लोग हैं। यही कारण है, तभी तो हम लोग जो वो इस शोषण के भट्टी में जो वो जलाया जाता है ना। खोर खोर के मतलब उल्टा पलटा करके, आपने देखा होगा कि लाशों को जब जलाया जाता है तो खोर खोर करके मतलब उल्टा पलटा करके जलाया जाता है। यानी हम लोगों को जो वो शोषण के आग में, इस भट्टी में जो वो जलाया जाता है। इसी में से कहते हैं कि जकर से खोरठा नाम एगो, एकर में जो वो खोरठा नाम एगो भाषा है, यह हामनिक भाषा लगे। भाषा हामनिक ई ठीनेक, यह स्थान का, इस जगह का भाषा जो हम लोगों का है वो खोरठा है। यह ऐसने शोषित है, और यह भी भाषा जो वो ठीक उसी प्रकार से लोगों के जैसा ही यह भाषा भी जो वो शोषित है। सोचा ही सीख साख के, कि सोच रहे कि कुछ सीख साख करके करब काम चैठा करावे। करब काम मतलब ऐसा काम करेंगे ताकि लोगों को कुछ जो वो क्या चैठा करावे, मतलब कुछ ध्यान जो वो उनको कुछ याद दिलाने का प्रयास करेंगे कि सूतल बाप भाई बहन माए के मेंदी ले उठावे, कि जो वो आलस्य से आज सोए हुए हैं उनको जगाने का हम प्रयास करेंगे। उठेक डूबेक डहर फरनाए, उठेक मतलब उत्थान की ओर और डूबेक मतलब पतन की ओर। तो हम लोग उन लोगों को नींद से जगाने का प्रयास करेंगे, उनको बताने का प्रयास करेंगे सीख करके कि आगे कैसे आप लोगों को बढ़ना है, उसके बारे में उन लोगों से हम ये बातें करेंगे। आगे कवि लिखते हैं कि कोरवा बिरहोरेक मैद हैं स्कूलें केऊ मिलतो शायदे, नाय ऑनलाइन ओखनी केऊ जुगेक आलोय टाइम के, पढ़ाए सोझा सेरेस्ता धरबन ओखनिक बाइन के, आर झोरेक झोलेक चाल के यदि फेड़ी भय जबे छूट तक, तभी जानब कामेक गाछें डायर डोहरा डगी धरलक। बोलते हैं कोरवा बिरहोरे, कोरवा जनजाति है, ये आपने पढ़ा होगा है ना, बिरहोर जनजाति, इन सभी के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। कहते हैं कि कोरवा बिरहोरे के मैद हैं स्कूलें केऊ मिलतो शायद, कि जहाँ पे कोरवा बिरहोर जैसे जो वो इन जनजातियों का निवास होता है, वहाँ पे आपको शायद ही कोई, है ना, शायद ही कोई स्कूल दिखाई देगा। नाय ऑनलाइन ओखनी केऊ जुगेक आलोय टाइन के,
कि उन लोगों को कोई भी खींच करके अभी तक नहीं लाए, जुगेक आलोय टान के। जुगेक आलोय मतलब जो आज का इस रोशनी भरे समय में, है ना, उन लोगों को कोई भी इस रोशनी वाले मतलब आलोय मतलब होता है रोशनी में। तो जो अंधकार था, अंधकार से कभी उन लोगों को प्रयास ही नहीं किया गया कि उन लोगों को रोशनी में लाया जाए। यानी उन लोगों का जो जीवन स्तर नीचे है, नीचे चल रहा है, उसको कैसे उत्थान किया जाए, उसको कैसे सुधारा जाए, इसका प्रयास कभी किन्हीं के द्वारा किया ही नहीं गया। पढ़ाए सोझा श्रेष्ठताक धर्मन औखनिक बाइन की। यहाँ पे बाइन का अर्थ है आदत। तो बोलते कि लाने का प्रयास कोई नहीं किए और ना पढ़ाए के श्रेष्ठता औखिन के पढ़ाए के आदत धर्मन। तो बोलते कि किसी प्रकार से इस तरह से किसी का भी प्रयास नहीं रहा कि उन लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए इस स्थिति से। किसी को भी इस पर नजर नहीं गया। आर झोरेक झालेक, है ना, झोरेक झोलेक चाल ले यदि फेड़ी भय जबे छूट तक तभी जानब कामे गाछे डायर डोहरा डगी धर लग। अब यहाँ पे झोरेक शब्द का प्रयोग क्या है? झोरेक मतलब लूटेक और झोलेक मतलब ढोरसेक। तो बोलते हैं कि अब यदि अपने क्षेत्र में लूट खसोट ये शोषण को जो वो अगर हम मिटा पाए, है ना, अगर हम मिटा पाते हैं तभी हम जानेंगे कि हम कुछ काम जो वो कर पाए। जैसे गाछे के डायर डहुरा डागी धर ले। डायर डहुरा मतलब, डायर मतलब क्या होता है? तो डायर तो आपको पता ही है, डाली हो गया। डोहरा मतलब हो गया पाल्हा। और डहंगी मतलब क्या हो गया? डगी, जिसको बोलते हैं डहूंगी, है ना। तो वो डाली का मतलब कहते हैं कि अगर कहीं मान लेते हैं इस तरह से अगर किसी तरह से सुधार हो पाता है तो चलो, पेड़ का जड़ अगर नहीं पकड़ पाएंगे तो कम से कम पेड़ का डाली तो पकड़ ही पाएंगे, है ना। डायर पत्ता ये सब तो कम से कम पकड़ पावे। जड़ तो जानो कि नहीं है पकड़े पावे, क्या कि जड़ तो पहले से एकदम पकड़ लेतू, जकड़ करके सब पकड़ लेतू। तो जड़ तो पकड़े पारबे ना, कम से कम डरियो तो पकड़े पारिए, तब अतना अगर सुधार हो जाए तो। आगे बोलते कि बिरसा तिलका विश्वनाथ भिखू चांद भैरो कानू सीधू गया गंगा कैली सिंगी यह साड़ा पराय देला सभी। कि बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, विश्वनाथ सहदेव, उसके बाद शेख भिखारी, चांद भैरव, सिद्धू कान्हू, गया मुंडा, है ना, गया मुंडा, गंगा नारायण सिंह, कैली दई, सिंगी दई आदि जितने भी लोग जो थे, जो कह सकते हैं कि एक महापुरुष के रूप में इन्होंने जन्म लिया, जो कि अपने देश के लिए, अपने राज्यों के लिए, अपने लोगों के लिए इन्होंने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, केवल उन स्थितियों से लोगों को छुटकारा पाने के लिए, लोगों को कैसे यहाँ से इस स्थिति से निकाला जाए बाहर, इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की बलिदान खुशी खुशी दे दिया, ताकि लोगों का कल्याण हो सके, अपने लोगों को इस स्थिति से बाहर निकाला जा सके। तो सबका तो यही आवाज़ था, है ना। सभी लोगों ने यही बात तो कहा कि कैसे जो वो यहाँ पे इस स्थिति से हम लोग बाहर निकल सकें और कैसे इन शोषण और अत्याचारी लोगों को जो वो दबा सकें। इस प्रकार से अगर इस कविता में अगर देखा जाए तो जनवादी विचार के साथ साथ में, है ना, जागृति भाव भी देखने को मिलता है। कवि अपने जीवन के इच्छा को कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वो लिखे हैं और लिखने का प्रयास किए हैं और साथ ही साथ उन चीज़ों को बताने का प्रयास किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ से सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझा होगा। सवाल कई तरह के बन सकते हैं, जैसे सप्तल साड़ा कर माने की हो वो तो सप्तल साड़ा के माने हो वो दबी हुई आवाज़, को कैसन रचना लगे तो कविता लगे, कौन किताबें छपल है तो खोटा काठे पैदे खंडी पुस्तक में छपी हुई कविता है। इसके अलावा और भी सवाल बन सकता है, ये किसके द्वारा लिखा गया तो ए के झा जी के द्वारा लिखा गया है, किस किताब से लिया गया है या कौन किताब से छपल है तो खोटा काठे पैदे खंडी में, है ना। सप्तल साड़ा में वर्णित लोग कैसन हत, तो जो भी वर्ण यहाँ पे जो जिसकी चर्चा की गई है वो लोग कैसे हैं, तो यहाँ पे बोनतुरिया यानी यहाँ के मूलवासी आदिवासी लोगों की चर्चा की गई है और सदानों की चर्चा की गई है, तो वो लोग कैसे हैं।
तो आपको पता है कि यहाँ के जो झारखंड के मूलवासी आदिवासी सदान लोग हैं, ये सभी भोले भाले सीधे साधे लोग हैं जो कि एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, और यही भरोसे का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं, और इनके ऊपर में इनको जो वो हमेशा बेवकूफ़ बनाया जाता है, इनके ऊपर में शोषण अत्याचार किया जाता है, जिस कारण ये और इतनी ये मजबूरी में होते हैं कि उन शोषण और अत्याचार का विरोध ये खुल करके कर भी नहीं पाते। तो सीधा साधो यानी सीधा साधा मतलब सीधे साधे लोग हैं, छल कपट से ये दूर रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की चर्चा इस कविता में की गई है। सटल साड़ा में यहाँ पे केकर साड़ा का बात जो वो यहाँ पे कवि की है। तो यहाँ के जो भोले भाले लोग हैं, टोंगरी धारे के लोग जो रहने वाले हैं और बोनतुरिया लोग हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। उनके दबी हुई आवाज़ यानी सटल साड़ा के बारे में चर्चा यहाँ पे कवि के द्वारा किया गया है। और साथ ही साथ कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा किया गया। यहाँ अगर पूछे कि किन क्रांतिकारियों के बारे में चर्चा किया गया, तो बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, विश्वनाथ साहदेव, है ना, शेख भिखारी, उसके अलावा चांद भैरव, सिद्धू कान्हू, गया मुंडा, गंगा नारायण सिंह, कैली दई, सिंगी दई जैसे लोगों की चर्चा की गई। इन्होंने भी तो ठीक उसी प्रकार से अपना आवाज़ जो वो बुलंद किया था, इसी प्रकार से अपनी आवाज़ दी थी ताकि अपने लोगों की सहायता किया जा सके और इस परिस्थिति से निकाला जा सके जो इस प्रकार से शोषण और अत्याचार वाला जीवन जी रहे हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली कविता में, जो कि अगले हम लोग 16वीं कविता पढ़ेंगे। टोटल इसमें से 19 कविता हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें से 15 कविता हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 कविता और बचा हुआ है। जल्द ही हम लोग उन चारों कविताओं को भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में इसका MCQ करेंगे। जैसे इसका MCQ कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे अगली कविता संग्रह, जो कि आँखी गीत होगा। और आँखी गीत जब हम लोग पढ़ लेंगे तो ये आखिरी कह सकते हैं कि कविता होगा, है ना। इसके पहले हम लोग एक मौनी फूल आदि पढ़ चुके हैं, है ना, और साथ ही साथ दामोदरे कोराएं हम लोगों ने MCQ के माध्यम से देखा है। अगर आपको थ्योरी उसका सेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका थ्योरी सेशन भी आपके बीच में ला पाएँ। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।